साल 2024 राजनीति के लिहाज से कई मायनों में बेहद खास रहा है। इसी साल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को लगातार तीसरी बार आम चुनाव में जीत मिली थी, जो भारत के इतिहास में इससे पहले कभी किसी गठबंधन के नेता को हासिल नहीं हो पाई थी। जाहिर है साल 2024 में राजनीति के सफर में नया इतिहास रचा जा चुका था। बात साल 2024 की शुरुआत से करें तो जनवरी महीने से ही देश में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गोलबंदी तेज हो चली थी। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन के दल खड़े थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन के सहयोगी। आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से घटने लगे थे। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं। जनवरी का महीना शुरू होते ही पीएम मोदी दक्षिण के राज्यों के दौरे पर निकल गए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने वहां कई मंदिरों में दर्शन किए। दक्षिणी राज्यों में पीएम मोदी ने धुआंधार रोड शो भी किया। इसे भाजपा के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मिशन दक्षिण अभियान से जोड़कर देखा गया। जनवरी के मध्य में महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैसला हुआ। शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुट के विधायकों की अयोग्यता पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया। विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट की दलीलें खारिज कर शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। जनवरी महीने के अंत में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। इंडी गठबंधन की पहल करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने सहयोगी भाजपा और एनडीए के साथ आ गए। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। ये पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार आरजेडी और महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आए थे। इससे पहले 3 बार जदयू ने अपना सहयोगी बदला, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद हर बार बिहार सरकार की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री बने रहे। जनवरी महीने के आखिरी दिन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बड़ी उठापटक हुई। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। फरवरी महीने की शुरुआत में 2 तारीख को चंपई सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। 2024 तेजी से आगे बढ़ रहा था, साथ ही राजनीतिक फलक पर घटनाएं भी खूब घट रही थी। फरवरी महीने में दिग्गज नेता और मराठा क्षत्रप शरद पवार को उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा झटका लगा। भतीजे अजीत पवार की बगावत का सामना कर रहे शरद पवार की गुट को नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया। फरवरी महीने में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी गूंज लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सुनाई देती रहेगी। धामी की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को मंजूरी दे दी। इसी महीने कांग्रेस की राजनीति में भी कुछ आंतरिक फैसले लिए जा रहे थे। सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा के जरिए संसद पहुंची। उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव न लड़ाने का पहले ही फैसला कर लिया था, जिसके बाद उन्हें पहली बार राज्यसभा के जरिए संसद लाया गया। फरवरी महीने के अंत में हिमाचल प्रदेश में भी सियासी उठापटक देखने को मिली। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई, जिसमें 6 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इसके चलते भाजपा अपने प्रत्याशी हर्ष महाजन को कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ जीत दिलाने में कामयाब रही। क्रॉस वोटिंग से सुक्खू सरकार भी संकट में आ गई। हालांकि यह संकट बाद में टल गया। मौसम में ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी
और मार्च एनडीए के लिए बड़ी अच्छी खबर लेकर आया। लोकसभा चुनावों के लिहाज से एनडीए खेमे के लिए चंद्रबाबू नायडू का ये बहुत अहम फैसला रहा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब टीडीपी बीजेपी साथ साथ आए। साल 2014 का चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2018 आते आते दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। इससे पहले भी 1999 में अटल सरकार के दौरान चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए की अहम साझेदार रह चुकी थी। खुद चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक भी। बीजेपी को इसी महीने हरियाणा में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। जब देश आम चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा था, तब 2024 में एक ऐसी खबर आई जिसने भविष्य के भारत की तस्वीर की झलक भी दी। मार्च महीने में एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसी महीने मार्च की 16 तारीख को लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने आखिरकार ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही आम चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया। मार्च के महीने में एक और बड़ी घटना हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहली बार था जब कोई नेता मुख्यमंत्री पद पर रहते गिरफ्तार हुआ था। अप्रैल महीने में देश भर में आम चुनावों का चारों तरफ शोर सुनाई दे रहा था। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। वहीं कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से चुनावी घोषणाएं की। इसी के साथ एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार चरम पर पहुंच गया। पहले 2 चरण के लोकसभा चुनाव भी अप्रैल में हुए। इसी महीने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया गया, जबकि तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे चरण के लिए लोकसभा चुनाव भी मई में कराए गए। जून महीने का आगाज 7वें चरण के लोकसभा चुनाव से हुआ। 7वें चरण के मतदान के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया। हालांकि नतीजे आने पर बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर 240 सीटों तक ही रुक गई, लेकिन एनडीए के सहयोगियों के साथ सीटों की संख्या आसानी से बहुमत से ज्यादा 293 तक पहुंच गई। उधर विपक्षी गठबंधन की सीटों में भी बढ़त देखने को मिली। देश के इतिहास में पहली बार कोई गठबंधन लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापस लौटा था। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने का इतिहास पीएम मोदी ने रच दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। आंध्र प्रदेश के नतीजों ने चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में वापस आने के फैसले को सही ठहराया। वाईएसआर कांग्रेस की जगह टीडीपी भाजपा जनसेना पार्टी के गठबंधन की राज्य में सरकार बनी और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम। ओडिशा के नतीजों ने तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। बीजेपी को राज्य के विधानसभा चुनाव में भी शानदार जीत हासिल हुई। ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल की जगह पहली बार राज्य में बीजेपी को सत्ता की अगुवाई का मौका मिला। मोहन चरण मांझी को राज्य की कमान मिली। उधर अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा और पेमा खांडू फिर मुख्यमंत्री बने। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी सरकार बरकरार रखी और प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुखिया बने। 2024 का सफर जुलाई महीने तक पहुंच गया था। राजनीति के फलक पर इस महीने की शुरुआत में झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन चर्चा का विषय रहा।
जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। राजनीति की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं को समेटे साल 2024 अब अगस्त के महीने में प्रवेश कर रहा था। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। सत्ता पक्ष में वक्फ बोर्डों में सुधारों से जुड़ा अहम बिल संसद में पेश कर दिया गया। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। वहीं सरकार ने इस विधेयक को गरीब मुस्लिमों के हित के साथ साथ वक्फ संपत्तियों के बेहतर रखरखाव और विवादों को खत्म करने के लिए बेहद अहम बताया। बाद में इस विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में बनी जेपीसी इस पर विचार कर रही है। इस समिति का कार्यकाल भी बजट सत्र तक बढ़ा दिया गया है। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अगस्त महीने के मध्य में चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के प्रशासन के अधीन रहा था। इस बीच झारखंड में चुनाव से पहले ही सियासी उठापटक हुई। कभी झामुमो की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। तमाम चुनौतियों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए सितंबर का महीना राहत लेकर आया। उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कई कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिल गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। हालांकि फिर बाद में केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया और आतिशी मार्लेना ने दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ ली। इधर सितंबर महीने में ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की सत्ता में 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी हुई। अक्टूबर में आए नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार वापसी की। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया। खास बात यह रही कि अनुच्छेद 370 हटने के चलते ऐसा पहली बार हुआ जब जम्मू कश्मीर के सीएम ने भारत के संविधान की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। इधर अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जनता ने मत डाला। हरियाणा के नतीजों में सत्ताधारी भाजपा ने इतिहास रच दिया। हरियाणा के गठन के बाद पहली बार भाजपा ऐसी पार्टी बन गई जिसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री बदलने का बीजेपी का फैसला सही साबित हुआ। नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 2 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने अक्टूबर के मध्य में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया। राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा और अखिलेश यादव की करहल सीट पर भी चुनाव कराए गए। नवंबर महीने की ज्यादातर सुर्खियां महाराष्ट्र और झारखंड के नाम रही। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरण का विधानसभा चुनाव हुए। 20 तारीख को ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर मतदान कराया गया। इस बीच 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भाजपा नीत एनडीए को हराकर बहुमत हासिल किया। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई।
महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। नवंबर में ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा से आसान जीत दर्ज की। प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में दाखिल हुई और वायनाड लोकसभा से जीत हासिल कर संसद पहुंची। नवंबर महीने के अंत में हेमंत सोरेन की ताजपोशी चर्चा के केंद्र में रही। वह चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। राज्य के 24 साल के इतिहास में 3 चेहरे 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने राज्य की सत्ता की कमान फिर संभाल ली। साल 2024 का आखिरी महीना आ चुका था। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 11 दिनों तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संशय के बाद देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभाली। उनकी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुंबई में हुए शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। दिसंबर महीने में संसद का शीतकालीन सत्र भी लगातार चर्चा में रहा। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते। राज्यसभा में तलाशी के दौरान नोटों की गड्डी मिलने की घटना खूब सुर्खियों में रही। तो वहीं संविधान विषय पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की गई। बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच संसद के अंदर और बाहर बयानों के खूब तीर चले। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, if there is political equality but no social and economic equality, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं। 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। सदन के अंदर और बाहर बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा। बीजेपी ने संसद भवन परिसर में कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है।
इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देने का आरोप लगा। दोनों सांसदों को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। उत्तर पूर्व की बीजेपी की महिला सांसद ने राज्यसभा के सभापति से राहुल गांधी के व्यवहार की शिकायत भी की। श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। मैं आपको सच कहूं, उनके पास अब नैतिक ग्राउंड वर्क ही नहीं रहता कि वो इस पद पर बने रहे। केवल संविधान झलकाने से आप संविधान के रक्षक नहीं हो जाते। संविधान के मूल्यों को आत्मसात कर चरितार्थ भी करना होता है। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। सत्र के खत्म होने के बाद भी बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच जबरदस्त बयानबाजी तो देखने को मिली ही, दोनों तरफ से ये राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर आ गई। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही एक देश एक चुनाव से जुड़ा 129वां संविधान संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। बाद में विचार विमर्श के लिए इस बिल को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद पीपी चौधरी की अगुवाई में बनी जेपीसी में सत्ता और विपक्ष के तमाम सदस्य रखे गए। दिसंबर महीने में दिल्ली चुनाव से जुड़ी कई खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। चुनावों के आधिकारिक ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने भी अपने कई उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। खास बात यह रही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनावों के लिए गठबंधन नहीं हो सका। इधर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र लेकर जनता के सामने आई। इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया, और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है, ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। साल 2024 अब विदा हो रहा है और नए साल का आगाज होने जा रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने और हरियाणा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की जीत से एनडीए बीजेपी की अगुवाई में पूरे आत्मविश्वास से भरा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस राज्य दर राज्य में हार का सामना करने के बाद इंडी गठबंधन में अपने ही सहयोगियों से ही नेतृत्व के मुद्दे पर चुनौतियों का सामना कर रही है। अब जब अगले साल का इंतजार हो रहा है, सभी की नजरें दिल्ली में घोषित होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई है, जहां सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है और बीजेपी राज्य में अपने वनवास को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा रही है।